साल 2020 का वो दौर था जब मोदी सरकार ने बड़े धूमधाम से घोषणा की थी कि अब किसानों की जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि अब खेत से मंडी तक और मंडी से महानगरों तक एक नई रेलगाड़ी दौड़ेगी जिसका नाम होगा किसान रेल। उस वक्त पीआईबी की प्रेस रिलीज में इसे किसानों को तकदीर पलटने वाला कदम बताया गया था और कहा गया कि किसान रेल से किसान सीधे अपने फसलों को, उपज को शहरों में पहुंचा पाएगा और समय पर माल पहुंचेगा, फसल खराब नहीं होगी और किसानों को मिलेगा बेहतर दाम, ग्राहकों को मिलेगा ताजा और सस्ता माल। यानी ये गाड़ी सबके लिए लाभकारी होगी। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं, ठीक उल्टा हो गया। किसान रेल चली तो सही, पर उसमें किसानों की उम्मीदें चढ़ नहीं पाई, बल्कि नौकरशाही और मंत्रालयों की खींचतान चढ़ गई। फ्रंट लाइन की ये रिपोर्ट बता रही है कि इस योजना में रेलवे और कृषि मंत्रालय के बीच सब्सिडी के भुगतान को लेकर ऐसा घमासान मचा, ऐसा उठापटक हुआ कि बेचारा किसान बीच में ही फंस गया। क्योंकि नीति में भले ही 50% फ्रेट सब्सिडी देने का वादा था, लेकिन जमीनी हकीकत ये रही कि मंत्रालय और रेलवे के बीच फंड का समन्वय बिगड़ता ही रहता गया और कभी आवंटन कम पड़ गया तो कभी बिलिंग और रीइंबर्समेंट में देरी हो गई। यहाँ तक कि 2021-22 में खर्च स्वीकृत सीमा 50 करोड़ जो था उससे ज्यादा हो गया और रेलवे को करीब 72 करोड़ के राइट ऑफ करना पड़ गया। अब सोचिए किसान बेचारा क्या करे। उसे कहा गया कि आधा किराया आप दीजिए, आधा सरकार देगी, पर जब भुगतान की गड़बड़ी हुई तो इसका सीधा सीधा असर किसानों के जेब पर पड़ा और किसान को समय पर राहत ना मिल पाई और उसकी मेहनत एक बार फिर बिचौलियों की भेंट चढ़ गई। याद करिए, वह कौन महामानव नेता है जो बार बार बिचौलियों को खत्म करने की बात करता था, डायरेक्ट किसान को लाभ पहुंचाने की बात करता था, मगर यहां पर भी खेला बिचौलियों के पक्ष में ही चला गया। इस नीति की डिजाइन कहता है कि ये सब्सिडी अब फ्रंट मिलेगी ताकि किसान को राहत हो, लेकिन असलियत यही रही कि किसान रेल से ज्यादा फायदा व्यापारियों और बड़ी मंडी नेटवर्क वालों को हुआ। छोटे किसान तो पार्सल बुकिंग करने में ही कठिनाई आ गई, क्योंकि रेलवे की प्रक्रिया और समय सीमा ऐसी थी कि गांव का किसान सीधे इसका लाभ ले ही नहीं सकता। डिब्बों में व्यापारियों का माल ज्यादा और किसानों को कम गया। यानी इस ट्रेन का नाम तो किसान रेल रहा, लेकिन हकीकत में व्यापारी रेल बन के रह गई। अब जरा हकीकत देखिए, संसद में इसे आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बताया गया, पर किसानों की हालत ये रही कि वे आत्मनिर्भर नहीं बल्कि ज्यादा कर्ज निर्भर हो गए, क्योंकि मंडी में जो दाम मिलते हैं उससे कम दाम तो उन्हें रेलवे में भेजने पर मिला। ऊपर से अगर गाड़ी समय पर ना चली, पार्सल मैनेजमेंट गड़बड़ हुआ या कोल्ड स्टोरेज की सुविधा मिली तो नासवल फसलें खराब हो गई और नुकसान हुआ किसका? किसानों का। और महाराष्ट्र के नासिक और अहमदनगर के किसानों ने कहा कि प्याज रेल से भेजना घाटे का सौदा है, क्योंकि एक तो किराया बहुत ज्यादा है, दूसरे मंडी में दाम पहले से गिरा हुआ है। नतीजा ये हुआ कि किसान को जेब से और पैसा और ज्यादा किसानों को लगाना पड़ा। यही वजह थी कि कई बार किसानों ने विरोध में प्याज सड़कों पर फेंक दिया और मंडियों का बहिष्कार किया और मीडिया में तस्वीरें वायरल हुई। किसान रेल के दावे और जमीनी हालात का ये फर्क किसी तमाशे से कम नहीं है, एकदम विश्व गुरु टाइप तमाशा है। सरकार ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन किसानों ने कहा रेल से भेजने पर घाटा ही घाटा है, यानी आधा हो गया। अब जरा इधर दौड़ाइए। रेलवे ने दावा किया कि 22 जनवरी 2021 तक 157 किसान रेल सेवाएं चल चुकी है और इसे मीडिया में 157 ट्रेन कहकर पेश किया गया, लेकिन असल में यह 157 सेवाएं थी, जिनमें कई बार एक ही रोड पर कई सेवाएं चलाई गई। और सवाल यह है कि इतनी सेवाएं चलने के बावजूद किसानों की हालत क्यों नहीं सुधरी? कारण साफ है, नीति और जमीन के बीच तालमेल नहीं बैठा।
फ्रंट लाइन ने साफ साफ बताया कि सब्सिडी को लेकर मंत्रालयों में मतभेद रहे और उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। रेलवे का लाभ जरूर बढ़ा क्योंकि उसके पार्सल राजस्व में इजाफा हुआ, लेकिन किसान का लाभ नहीं हुआ। अब जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मन से कहते हैं कि किसान रेल से गांव और शहर जुड़ेंगे, किसान सीधे महानगरों के बाजार से जुड़ेंगे, लेकिन गांव का किसान कहता है कि मुझे तो मंडी में ही सही दाम नहीं मिल रहा, रेल से भेजूं या ट्रक से। हालात वही है। सरकार दावा करती है कि कोल्ड स्टोरेज और रिफर वैन उपलब्ध कराए गए, पर लोकसभा में दिए गए जवाब में खुद सरकार ने ही माना कि ऐसी सुविधाएं सीमित हैं। यानी ज्यादातर ट्रेनें सामान्य पार्सल वैन की तरह चली। बीबीसी हिंदू ने किसानों का गुस्सा दिखाते हुए कहा कि किसान अपनी प्याज और आलू मंडी में औने पौने दाम पर बेचने से बेहतर समझते हैं कि इसे सड़क पर ही फेंक दिया, ताकि सरकार और समाज में ये संदेश जाए कि वो कितने मजबूर हैं। कई तस्वीरें साफ साफ पर दर्ज की गई कि प्याज और आलू की नहीं बल्कि किसान की टूटी हुई उम्मीदों की ये तस्वीरें हैं। इस तरह किसान रेल योजनाओं जो कागज पर बहुत खूबसूरत लगती है, जमीन पर एक और बोझ बन जाती है। किसान ने सोचा था कि सरकार का ये कदम उसे बिचौलियों से आज़ादी देगा, लेकिन असलियत यह रही कि बिचौलिए और मजबूत हो गए। किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है और अब खेती किसानी से जुड़ी हुई है। और दूसरी कहानी सुनिए, अगर भारत की रसोई की आत्मा को किसी एक सब्जी में कैद करना है तो वो शायद प्याज होगी। बिना तड़के के मजा नहीं आता, और यही प्याज जिसने हर परिवार की थाली का स्वाद बढ़ाया, वही प्याज आज किसानों की आंखों का आंसू बन चुकी है। महाराष्ट्र के नासिक, लासलगांव और अहमदनगर जैसे इलाकों में हालात ये है कि किसान महीनों मेहनत करके प्याज उगाता है और सिंचाई के लिए डीजल पंप चलाता है, खाद और बीज खरीदता है, मजदूरी देता है, और जब फसल मंडी तक पहुंचती है तो उससे भाव मिलता है, क्या जानते हैं, केवल और केवल 2 रुपये या 3 रुपये प्रति किलो, जबकि उसकी लागत आती है 10 रुपये और 12 रुपये किलो की। यानी मेहनत पूरी और घाटा दोगुना। और नतीजा यह है कि किसान मंडी में रोने की बजाय सड़कों पर प्याज फेंक देता है और दुनिया देख सके कि उसकी मेहनत का क्या हाल हुआ। तस्वीरें और वीडियो कई सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जहां किसान ट्रक भर प्याज मंडियों और हाईवे पर डाल देते हैं। ये सिर्फ कागज का ढेर नहीं बल्कि किसान की टूटी उम्मीदों और सरकार से नाराजगी का प्रतीक है और सरकार के फेलियर का प्रमाण है। अब सोचिए, एक तरफ दिल्ली और मुंबई में प्याज 25 रुपए और 30 रुपए किलो में बिकती है, कम से कम किसान को 2 रुपए मिलते हैं। ये अंतर किसके जेब में जाता है? जवाब है बिचौलियों के और किस्तों के और उन नीतियों की जेब में जो किसानों को मजबूत करने की बजाय बाजार की ताकतों के भरोसे छोड़ देते हैं। किसानों का गुस्सा भी इसलिए भी है क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार हर बार नीति बदलकर उन्हें नुकसान पहुंचाती है। कभी अचानक निर्यात पर रोक, कभी निर्यात पर 40% ड्यूटी, कभी स्टॉक लिमिट। नतीजा ये होता है कि किसान का भविष्य हमेशा अंधेरे में रहता है और जब फसल बोता है तो नहीं जानता कि कटाई तक सरकार कौन सा फरमान सुनाएगी। और यही हुआ साल 2023 और 2024 में। जब प्याज की कीमत बढ़ने लगी तो सरकार ने कहा कि महंगाई रोकनी है और निर्यात पर पाबंदी लगा दी, और प्याज किसान ने कहा कि जब भाव अच्छे आते हैं तो सरकार रोक लगा देती है और जब भाव ओदे मुंह गिर जाते हैं तो कहती है बाजार के भरोसे किसानों को छोड़ दो। यानी दोनों हालत में पिसता किसान ही है बेचारा। और कुल मिलाकर प्याज के किसानों के साथ साथ तमाम किसानों की हालत वही है, आगे कुआ पीछे खाई, समझ में नहीं आए कहां जाए किसान। और द हिंदू की रिपोर्ट ने बताया कि प्याज किसानों की सबसे बड़ी मांग है और वह न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए और गारंटी दी जाए कि सरकार निश्चित मात्रा में खरीदेगी। सोचिए, आजादी के इतने दशक बाद भी हम अपने किसानों का माल नहीं खरीद पाते। जिन्हें खरीदना है वो महंगाई से बेहाल है।
सारा मजा बिचौलिए उठाते हैं, लेकिन सरकार चुप रहती है। कोई नीति नहीं है क्योंकि प्याज राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। प्याज की महंगाई पर सरकारें गिरी है, लेकिन किसानों के नुकसान पर कोई सरकार नहीं गिरती। यह दोहरा रवैया दिखाता है कि राजनीति को उपभोक्ता की महंगाई से मतलब है, किसान की बर्बादी से नहीं। हालांकि अब तो दोनों से ही मतलब नजर नहीं आता। किसानों ने आंदोलन करते हुए कहा कि अगर यही हाल रहा तो खेती बंद कर देंगे, क्योंकि लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। फ्रंट लाइन ने भी लिखा कि किसानों के लिए घोषित योजनाएं अक्सर कागज पर ही रह जाती है और जमीन पर उनका फायदा बिचौलियों को ही मिलता है। प्याज किसानों के साथ भी यही हुआ। कभी रेलवे की किसान रेल को ढोल पीटा गया, लेकिन जब मंडियों में दाम ही नहीं है तो रेल बेच के भी क्या फायदा उखाड़ लोगे। किसानों ने कहा रेल तो सिर्फ प्रचार का साधन है। वैसे ये बात एकदम सटीक है। पिछले 11 सालों का मोदी सत्ता का यही रिकॉर्ड रहा कि रेल इनके लिए फोटो खींचे और झंडे दिखाने और वीडियो बनवाने का एक माध्यम बन चुकी है, प्रचार का माध्यम बन चुकी है। आप में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि भारत का रेल मंत्री कौन है। ज्यादातर लोग उनको रेल मंत्री कहते हैं क्योंकि काम तो सब प्रधानमंत्री करते हैं और वो रेल मंत्री, और लोग सब ज्यादा रील मंत्री कहते हैं। काम तो वो करते हैं, रेलवे और खाली प्रचार का साधन बन चुकी है। और असली मदद तो एमएसपी या स्थिर नीति से ही मिल सकती है। बीबीसी हिंदी की ग्राउंड रिपोर्ट में किसानों ने कहा कि सरकार सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन हमारी हालत वही रहती है। आज हम प्याज फेंक रहे हैं, कल हम खेती छोड़ देंगे। जब किसान खेती छोड़ देगा तो शहर को प्याज देगा कौन। किसानों की एक और शिकायत है कि सरकार बार बार कहती है कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, लेकिन जब किसान अपने दाम की बात करता है और कह देता है तो खजाना खाली है। किसानों के लिए सब्सिडी प्रपोज है, लेकिन जरा समझिए और सोचिए कि एक तरफ कई बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके करोड़ों लाखों करोड़ों के लोन माफ कर दिए जाते हैं और दूसरी तरफ किसानों को एमएसपी देने के लिए पैसा नहीं है। सब्सिडी बोझ बन जाएगी। जब बड़ी बड़ी कंपनियों को राहत देनी होती है तो खजाना कभी भी खाली नहीं होता। किसान रेल योजना इसका उदाहरण है। सरकार ने कहा कि 50% सब्सिडी देंगे, लेकिन मंत्रालय और रेलवे की लड़ाई में किसानों को सीधा फायदा नहीं मिला। यही हाल प्याज किसानों के साथ भी है। सब्सिडी की जगह अगर स्थिर कीमत और गारंटी चाहिए, लेकिन सरकार नहीं देती। इस पूरी कहानी में सबसे दुखद बात यही है कि प्याज ने हमेशा भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। 1980 के दशक से लेकर पिछले कुछ दशक तक प्याज की कीमतें बढ़ने पर सरकार भी बेचैन होती रही है, लेकिन प्याज के दाम गिरने पर किसानों की बर्बादी कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनी। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में उपभोक्ता की जेब थोड़ी अहम है किसानों के लिए। हालांकि मोदी सत्ता के लिए ये सब भी नहीं है। नासिक के किसान कहते हैं कि अगर यही हाल रहा तो प्याज उगाना घाटे का सौदा होगा और वे दूसरी फसल की तरफ चले जाएंगे। लेकिन प्याज की खेती छोड़ने का मतलब है लाखों परिवारों की रोजी रोटी खत्म हो जाना। किसान रेल और प्याज आंदोलन सिर्फ 2 उदाहरण हैं उस गहरे संकट के जो भारत की कृषि व्यवस्था को सालों से जकड़े हुए हैं। ये संकट ऐसा है जो हर मौसम, हर फसल और हर राज्य में अलग अलग रूप में सामने आता है, लेकिन जड़ एक है। किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम नहीं मिलता। सरकारें हर बार नए नारे देती है, कभी जय जवान जय किसान, कभी दोगुनी आय, कभी आत्मनिर्भर भारत का किसान, लेकिन जमीन पर किसान की हालत वही रहती है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल बार बार उठता है और किसान कहता है अगर सरकार सही मायने में मदद करना चाहती है तो एमएसपी को कानून गारंटी बना दे, ताकि हर हाल में किसान को लागत का 1.5 गुना या उससे ज्यादा मूल्य मिले। लेकिन सरकार इससे बचती रही क्योंकि इससे वित्तीय बोझ बढ़ने का डर बताया गया। पर किसानों का तर्क यह है कि जब कॉरपोरेट जगत के लाखों करोड़ों की रियायतें दी जा सकती है, जब बैंक के एनपीए माफ किए जा सकते हैं, जब किसानों को उनकी मेहनत का दाम क्यों नहीं दिया जा सकता। फ्रंट लाइन ने लिखा
कि कृषि संकट नीतिगत अस्थिरता और असमानता का परिणाम है। छोटे किसान हर बार पिसते हैं और जबकि बड़े व्यापारी और निर्यातक नीति का फायदा उठा लेते हैं। यही वजह है कि किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर होते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हर साल हजारों किसान कर्ज और घाटे की वजह से अपनी जिंदगी गंवाते हैं और ये आंकड़ा हर सरकार में जारी रहा। अब जरा सब्सिडी की राजनीति पर भी गौर कीजिए। किसानों को खाद, बिजली और पानी पर कुछ सब्सिडी दी जाती है और सरकार कहती है कि किसानों पर अरबों खरबों खर्च हो रहे हैं, लेकिन वही सरकार जब फसल की कीमत तय करने की बात आती है तो कहती है कि इतना खर्च संभव नहीं है। यानी किसान को बस इतना सहारा दिया जाता है कि वो जिंदा रहे और खेती करता रहे ताकि लोगों का पेट भरता रहे, लेकिन खुद उसकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि किसान संगठनों ने बार बार कहा कि सब्सिडी से ज्यादा जरूरी है दाम की गारंटी। किसान रेल इसका उदाहरण है। सरकार ने कहा 50% फ्रेट सब्सिडी मिलेगी, लेकिन मंत्रालय और रेलवे के बीच समन्वय की गड़बड़ियों ने किसानों का भरोसा तोड़ा और प्याज आंदोलन इसका दूसरा उदाहरण है। सरकार ने कहा कि महंगाई रोकनी है और निर्यात पर लोग दगा दी, तो कृषि नीति की दूसरी बड़ी समस्या बताई जाती है कि निर्यात आयात का खेल। जब भी दाम बढ़ते हैं तो सरकार तुरंत निर्यात पर पाबंदी लगा देती है ताकि शहर में प्याज और दाल महंगी ना हो, लेकिन किसान का मुनाफा वही खत्म हो जाता है और जब दाम गिरते हैं तो आयात खोल दिए जाते हैं, जिससे स्थानीय किसान की हालत और बिगड़ जाती है। यही हुआ प्याज, दाल, तिलहन जैसी फसलों में। किसान कहता है कि मैं बुवाई करता हूं बिना ये जाने कि 3 महीने बाद सरकार कौन सा आदेश जारी करेगी। खेती जुआ बुआ कर जो बन गए और किसान हर बार हारने को मजबूर होता है। और दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री लोग कहते हैं कि भारत का किसान अब दुनिया में प्रतिस्पर्धा करेगा, लेकिन गांव में किसान कहता है कि मुझे तो अपने प्याज आलू के दाम नहीं मिल रहे, मैं क्या किसी से प्रतिस्पर्धा करूंगा। सरकार कहती है कि कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन मजबूत हो रही है, लेकिन छोटे किसानों के लिए तो ये सिर्फ रिपोर्ट और भाषाओं तक ही सीमित है। उसका असली सवाल यह है कि मंडी में उसे लागत से ज्यादा दाम कब मिलेगा। यही वजह है कि किसानों के आंदोलन बार बार उठते हैं, चाहे दिल्ली बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर तक चला आंदोलन हो या महाराष्ट्र में प्याज किसानों का विरोध। हर बार सरकार ने आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की, वायदे किए, कुछ घोषणाएं की, फिर स्थिति जस की तस छोड़ दी। द हिंदू के अनुसार किसानों ने कहा कि अगर सरकार वास्तव में कृषि सुधार चाहती है तो सबसे पहले एमएसपी की कानूनी गारंटी और स्थिर निर्यात नीति लानी होगी, वरना हर साल किसान कभी प्याज फेंकेगा, कभी आलू सड़क पर फेंकेगा, कभी गन्ने का बकाया मांगेगा और कभी कपास और तिलहन की कीमत को लेकर आंदोलन करेगा। यानी संकट स्थायी रहेगा। फ्रंट लाइन ने लिखा कि कृषि संकट दरअसल नीति और जमीन के बीच खाई का नतीजा है और नीति बनाने वाले दिल्ली में बैठकर आंकड़ों से खेलते हैं और जमीन पर किसान अपनी जिंदगी से खेलता है। आइए देखें पिछले सालों से हमारे देश में कितने किसान और खेतीहर मजदूर अपनी जान देने को मजबूर हुए। ये सारे आंकड़े एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट पर आधारित है और इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ जैसे भरोसेमंद अखबार में छपे। साल 2012 में लगभग 13,754 किसानों ने अपनी जान गंवाई और 2013 में ये संख्या 11,772 रही। 2014 में खेती किसानी से जुड़े आत्महत्या की मामलों की संख्या 12,360 रही और जिनमें से 5,650 किसान कृषक थे। 2015 में 8,000 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई और 4,595 कृषक मजदूर थे, यानी कुल 12,602 और 2016 में 6,051 किसान और 5,000 से ज्यादा मजदूर, कुल मिलाकर 11,370 से ज्यादा। और 2017 में लगभग 10,655 और 2018 में 10,349 और ये आंकड़ा 2019 में 10,281 तक चला गया।
यानी इतने किसान हमारे आत्महत्या करते हैं साल दर साल, लेकिन उनके लिए ना कोई योजनाएं हैं, ना कोई घोषणाएं हैं, ना कोई वादे हैं। इलेक्शन के टाइम पर आते हैं कि किसानों के लिए ये किया जाएगा। 2019 के इलेक्शन में ये वादा किया कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी, परंतु होता उसका उल्टा है। जब 2022 आता है तो सपने 2047 के बता दिए जाते हैं कि 2047 में हमारा देश कितना विकसित और कितना डेवलप होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग 2047 तक कौन होगा और कौन नहीं होगा, और जो वादे कर रहे हैं वो होंगे या नहीं होंगे, जो आज प्रधानमंत्री हैं वो 2047 तक होंगे या नहीं होंगे। किसानों के लिए हर बार नई घोषणा की जाती है और फाइलें अटक जाती है मंत्रालय में, या तो उनके पैसों को लेकर या टैक्स समन्वय के बीच में उनका मैनेजमेंट ही बिगड़ जाता है। लेकिन किसान हमेशा मजबूर रहता है आत्महत्या करने के लिए। उनके लोन माफ नहीं होते हैं, जबकि बड़े बड़े कारोबारियों के लोन माफ कर दिए जाते हैं। उस समय उनका एनपीए नहीं होता है।